प्राचीन भारत में ज्ञान और सत्य की खोज के लिए समर्पित एक गहन विचारधारा का उदय हुआ। यह विचारधारा न केवल बौद्धिकता को प्रोत्साहित करती थी, बल्कि जीवन के हर पहलू में सत्य की खोज को भी महत्व देती थी। इस प्रणाली, जिसे न्याय के रूप में जाना जाता है, ने तर्क और विचार के माध्यम से दुनिया को समझने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान किया। न्याय का उद्देश्य केवल बौद्धिकता तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सत्य की खोज को प्रोत्साहित करता था। न्याय, जिसका अर्थ है विधि या नियम, भारतीय दर्शन की आधारशिला के रूप में कार्य करता था, जिसने सदियों से बौद्धिक चर्चा को आकार दिया। यह प्रणाली न केवल तर्क और विचार को महत्व देती थी, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सत्य की खोज को भी प्रोत्साहित करती थी। केवल विश्वास या अंतर्ज्ञान पर निर्भर प्रणालियों के विपरीत, न्याय ने ज्ञान प्राप्ति के लिए एक कठोर दृष्टिकोण पर जोर दिया। यह प्रणाली तर्क और विचार के माध्यम से सत्य की खोज को महत्व देती थी और इसके लिए कठोर दृष्टिकोण अपनाती थी। इसने सबूतों का मूल्यांकन करने, तर्क बनाने और सार्थक बहस में शामिल होने के लिए उपकरणों का एक समूह प्रदान किया। न्याय प्रणाली ने तर्क और विचार के माध्यम से सत्य की खोज को महत्व दिया और इसके लिए कठोर दृष्टिकोण अपनाया। अपने मूल में न्याय का उद्देश्य व्यक्तियों को असत्य से सत्य को समझने की क्षमता से लैस करना था। यह प्रणाली न केवल बौद्धिकता को प्रोत्साहित करती थी, बल्कि जीवन के हर पहलू में सत्य की खोज को भी महत्व देती थी। न्याय का प्रभाव अमूर्त दर्शन के दायरे से बहुत आगे तक फैला हुआ था। इसके सिद्धांतों ने न केवल बौद्धिकता को प्रोत्साहित किया, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सत्य की खोज को भी महत्व दिया। इसके सिद्धांतों ने कानून, विज्ञान और यहां तक कि कला जैसे विविध क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुप्रयोग पाया। न्याय प्रणाली ने न केवल बौद्धिकता को प्रोत्साहित किया, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सत्य की खोज को भी महत्व दिया। स्पष्ट सोच और तार्किक विश्लेषण पर जोर देकर न्याय ने प्राचीन भारत में बौद्धिक जांच को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रणाली न केवल बौद्धिकता को प्रोत्साहित करती थी, बल्कि जीवन के हर पहलू में सत्य की खोज को भी महत्व देती थी। न्याय की उत्पत्ति ऋषि अक्षपाद गौतम से खोजी जा सकती है, जो प्राचीन भारतीय दर्शन के एक प्रमुख स्तंभ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। गौतम का योगदान भारतीय दर्शन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्याय सूत्र के लेखक के रूप में सम्मानित माना जाता है कि गौतम छठी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रहे थे। इस समय के दौरान उन्होंने अपने विचारों को सूत्रों के रूप में संकलित किया। इस अवधि ने भारत में महान बौद्धिक उथल पुथल के समय को चिह्नित किया, जिसमें विचार के विभिन्न स्कूल उभरे और ध्यान आकर्षित करने के लिए होड़ लगी। यह वह समय था जब बौद्ध, जैन और अन्य दार्शनिक परंपराएं भी अपने चरम पर थीं। न्याय सूत्र सूत्रात्मक छंदों का एक संग्रह न्याय स्कूल के मूल पाठ के रूप में कार्य करता है। यह ग्रंथ तर्क और ज्ञान के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इन छंदों के भीतर गौतम ने तर्क के महत्व, ज्ञान की प्रकृति और वैध तर्क की प्रक्रिया सहित न्याय दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य की खोज की जा सकती है। गौतम के काम ने अवलोकन, विश्लेषण और तर्क के माध्यम से दुनिया को समझने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया। यह ढांचा न केवल दार्शनिक विचारों के लिए, बल्कि वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने अंधविश्वास या अधिकार के आधार पर दावों को स्वीकार करने के बजाय सबूत और तार्किक कटौती पर भरोसा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह दृष्टिकोण उस समय के अन्य दार्शनिक स्कूलों से न्याय को अलग करता था। आलोचनात्मक सोच पर इस जोर ने न्याय को उस समय के अन्य दार्शनिक स्कूलों से अलग किया। न्याय दर्शन ने तर्क और प्रमाण के महत्व को स्थापित किया, जो आज भी प्रासंगिक है। न्याय के ज्ञान मीमांसा या ज्ञान के सिद्धांत के केंद्र में 4 प्रमाण हैं या वैध ज्ञान के स्रोत हैं। ये प्रमाण उस नींव के रूप में कार्य करते हैं जिस पर सभी सच्ची समझ का निर्माण होता है। वे हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के साधन प्रदान करते हैं। पहला प्रमाण प्रत्यक्ष है, हमारी इंद्रियों के माध्यम से वास्तविकता का प्रत्यक्ष अनुभव। इसके बाद अनुमान आता है, जो पहले से अर्जित ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। उपमान तीसरा प्रमाण,
किसी नई चीज को पहले से ज्ञात किसी चीज से जोड़कर समझना शामिल है। अंत में हमारे पास शब्द है, विश्वसनीय स्रोतों से ज्ञान की स्वीकृति। इन 4 प्रमाणों को रेखांकित करके न्याय ज्ञान के दावों की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। यह मानता है कि जानकारी के सभी स्रोत समान नहीं हैं और केवल राय या अटकलों से विश्वसनीय ज्ञान को समझने का साधन प्रदान करता है। भाग 4, प्रत्यक्ष। पहला प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाणों में सबसे तात्कालिक, दुनिया की हमारी समझ का आधार बनाता है। अपनी 5 इंद्रियों दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और श्रवण के माध्यम से हम अपने आसपास की वस्तुओं और घटनाओं के गुणों का सीधे अनुभव करते हैं। यह संवेदी डेटा वह कच्चा माल प्रदान करता है जिस पर हमारा ज्ञान निर्मित होता है। न्याय 2 प्रकार के प्रत्यक्षों के बीच अंतर करता है, लौकिक और अलौकिक। साधारण प्रत्यक्ष हमारी इंद्रियों के सामान्य कामकाज से उत्पन्न होता है, जैसे पेड़ देखना या पक्षी को गाते हुए सुनना। दूसरी ओर असाधारण प्रत्यक्ष में असामान्य या बढ़े हुए संवेदी अनुभव शामिल होते हैं। प्रत्यक्ष को ज्ञान के एक वैध स्रोत के रूप में कार्य करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। इंद्रियां ठीक से काम कर रही हों और प्रत्यक्ष की वस्तु वास्तविक और वर्तमान हो। इसके अलावा वस्तु को सटीक रूप से देखने के लिए मन को चौकस और विकर्षणों से मुक्त होना चाहिए। भाग 5, अनुमान। बिंदुओं को जोड़ना। जबकि प्रत्यक्ष हमें दुनिया का सीधा ज्ञान प्रदान करता है, अनुमान हमें तात्कालिक से आगे जाने और उन चीजों के बारे में निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है। ज्ञात तथ्यों और नई जानकारी के बीच के बिंदुओं को जोड़कर दुनिया की हमारी समझ का विस्तार करने में अनुमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्याय अनुमान को उस ज्ञान के रूप में परिभाषित करता है जो अन्य ज्ञान का अनुसरण करता है। दूसरे शब्दों में, यह ज्ञात से अज्ञात तक तर्क करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, एक पहाड़ी के पीछे से धुआं उठता हुआ देखकर हम आग की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। न्याय एक वैध अनुमान के 3 घटकों को रेखांकित करता है, पक्ष, विचाराधीन विषय, हेतु, कारण या प्रमाण, और साध्य, निष्कर्ष। एक अनुमान के वैध होने के लिए हेतु का साध्य से निरंतर संबंध होना चाहिए और पक्ष में मौजूद होना चाहिए। भाग 6, उपमान और शब्द, ज्ञान का विस्तार। उपमान और शब्द, शेष 2 प्रमाण, ज्ञान प्राप्त करने के हमारे रास्ते को और विस्तृत करते हैं। उपमान, जिसे सादृश्य के रूप में भी जाना जाता है, में किसी नई चीज को पहले से परिचित किसी चीज से जोड़कर समझना शामिल है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें जटिल अवधारणाओं को सरलता से समझने में मदद करता है। उपमान का उपयोग करके हम किसी अज्ञात वस्तु या विचार को एक ज्ञात संदर्भ में रख सकते हैं, जिससे उसकी समझ आसान हो जाती है। उदाहरण के लिए, यह जानने से कि गौर नामक एक जंगली जानवर एक बड़े शक्तिशाली भैंस जैसा दिखता है, हमें उसके रूप और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। यह सादृश्य हमें न केवल जानवर की शारीरिक विशेषताओं को समझने में मदद करता है, बल्कि उसके व्यवहार और पर्यावरण के बारे में भी जानकारी देता है। दूसरी ओर, शब्द में विश्वसनीय स्रोतों से ज्ञान को स्वीकार करना शामिल है। यह स्रोत एक विश्वसनीय व्यक्ति, एक पवित्र ग्रंथ या यहां तक कि एक विश्वसनीय संस्था भी हो सकता है। शब्द का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम उन चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से परे हैं। ऐतिहासिक घटनाओं या वैज्ञानिक खोजों जैसी चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्द पर भरोसा करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वह मुख्य रूप से उन ग्रंथों और अभिलेखों पर आधारित है जो हमें उन समयों से प्राप्त हुए हैं। इन स्रोतों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है ताकि हम सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। न्याय शब्द को वैध ज्ञान के रूप में स्वीकार करने से पहले स्रोत की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के महत्व पर जोर देता है। स्रोत भरोसेमंद, जानकार और पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, तभी हम अपनी समझ का विस्तार करने के एक विश्वसनीय साधन के रूप में शब्द पर भरोसा कर सकते हैं। ज्ञान का विस्तार केवल जानकारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता को भी सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है। इसलिए उपमान और शब्द दोनों ही हमारे ज्ञान के आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपमान हमें नई अवधारणाओं को समझने में मदद करता है, जबकि शब्द हमें उन स्रोतों से जोड़ता है जो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से परे हैं। दोनों ही तरीकों से हम अपने ज्ञान को व्यापक और गहरा बना सकते हैं। इसलिए
ज्ञान का विस्तार करने के लिए हमें उपमान और शब्द दोनों का उपयोग करना चाहिए। यह संतुलित दृष्टिकोण हमें न केवल अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि हमें उस जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता को भी सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार उपमान और शब्द के माध्यम से हम अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं और एक अधिक समृद्ध और गहन समझ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।